साथियों नमस्कार। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आरटीआई क्या है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आरटीआई का फुल फॉर्म है। यदि इसकी बात करें तो ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी संस्था से सवाल पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। जैसे कि आप ये अगर मृतक आश्रितों के संबंध में मैं बताऊं तो आपने आवेदन कर दिया और आपके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको अधिकार है संबंधित विभाग से, जिस विभाग से आपका मामला जुड़ा हुआ है उस विभाग में से आप आरटीआई के माध्यम से आप सीधे सीधे सवाल करके आपकी फाइल किस स्थिति में है, आपने आवेदन किया है तो आवेदन की स्थिति क्या है और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, ये सारी सूचनाएं आप मांग सकते हैं। और इस आधार पे आप उस विभाग पर दबाव बना सकते हैं, या आप के क्षेत्र में कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है उसके या हो चुका है उसके बारे में भी आप डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका यदि बात करें इसके बनाने का उद्देश्य क्या था, आरटीआई को बनाने का उद्देश्य, आरटीआई क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। आरटीआई क्या है ये आपको मैंने बताया कि ये जो प्रजातांत्रिक ये शासन है, जो प्रजा के द्वारा शासन, हमारा जो सबसे बड़ा गणतंत्र है पूरे विश्व का भारत, तो इसके अंतर्गत जो है ये सरकार द्वारा ये संविधान के माध्यम से यह हमको अधिकार दिया गया है कि जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें हैं वो सही तरीके से कार्य कर रही हैं, या जो कार्य कर रही हैं उनमें कितनी जो है लागत लगी है, कितनी अवधि उसमें सम्मिलित है कार्य में, ठीक है। ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधे सीधे पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। जिस प्रकार से किसी कंपनी का ऑडिट होता है कि ऑडिट में ऑडिटर पूछते हैं उनसे कि किस या आप क्या काम कर रहे हैं और किस अवधि, कितनी अवधि में काम कर रहे हैं, कितनी लागत में काम कर रहे हैं और कितनी इससे कमाई हो रही है, सारी चीजें ऑडिटर वो संबंधित कंपनी से पूछ सकता है। उसी प्रकार हमारे भारत का हर एक व्यक्ति सरकार से पूछने का अधिकारी है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत आप ये मत सोचिए कि कोई निश्चित संस्था से ही आप सवाल पूछ सकते हैं। आप इसके चाहे वो कोई वित्तीय विभाग हो, चाहे सुरक्षा विभाग हो, या रेल विभाग हो, या पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप उससे जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यदि बात करें इसकी ऐतिहासिकता की तो सबसे पहले स्वीडन में ये जो है सूचना का अधिकार दिया गया था। भारत में अंग्रेजों की सरकार थी तो 1923 में अधिनियम बना करके गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने कोई भी सूचना लीक होने से रोक लिया था, ठीक है। और ये जब संविधान बना था तब भी इस पे कोई बदलाव नहीं हुआ और इसकी मुहिम 90 के दशक में राजस्थान से शुरू हुई। उसके उपरांत ये घटनाक्रम चलते चलते 2006 में ये एक कानून बनकर के सामने आता है, ठीक है, जो जिसके बारे में आपको बता रहा हूं 2005, ठीक है, 2005 में। अब आरटीआई के प्रावधान क्या, हम आते हैं आरटीआई के प्रावधान, यानी इसके अंतर्गत हमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या हम इसका उद्देश्य है इसको बनाने का। 30 दिवस के भीतर यदि आप कोई भी व्यक्ति सूचना मांगता है तो वह संबंधित विभाग 30 दिवस के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य है, उसे उपलब्ध कराना है, ठीक है। जीवन या मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति के सूचना प्राप्त ना होने पर उसके जीवन पर या उसकी संपत्ति पर का डर बना हुआ, उसके जीवन जाने का यानी उसके प्राण आहत होने की परिस्थिति बनी हुई है, सूचना यदि नहीं मिलती है या उसकी संपत्ति की हानि होती है, तो ऐसे में उसे 48 घंटों के अंदर सूचना दी जाएगी, ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरण, और जो सार्वजनिक प्राधिकरण जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनको कंप्यूटरीकृत, जो उनके सारे दस्तावेज हैं कंप्यूटरीकृत करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे सूचना देने में आसानी हो। डिजिटलीकरण इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमारी सारी सूचनाएं जो फाइलों में ना दब करके वो कंप्यूटर में डिजिटल माध्यम में हो जा रही हैं, जिससे उन्हें प्राप्त करना, उनको सहेजना आसान हो जा रहा है, ठीक है। यदि वो कंप्यूटर में सारी सूचनाएं हो जाएंगी, संरक्षित हो जाएंगी, तो वो सूचनाएं कोई व्यक्ति मांगता है तो उसको जो है उस व्यक्ति को प्रदान करना आसान हो जाएगा। और ये पूरे भारत में लागू है, ये जो सूचना का अधिकार है पूरे भारत में, इसमें इफ एंड बट यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगला बिंदु है सूचना ना प्राप्त होने पर अपील का अधिकार है। इसमें सूचना ना प्राप्त होने पर अपील का अधिकार है। मैं आगे बताऊंगा कि अपील आप कैसे और कितने समय पे कर सकते हैं। यानी एक बार सूचना नहीं मिल रही है तो दोबारा उसको रिमाइंड कर सकते हैं, दोबारा भी रिमाइंड कर सकते हैं। चौथा अगला बिंदु मैं बताता हूं, सभी संवैधानिक संस्थाएं दायरे में, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, फाइनेंशियल हो, कोर्ट हो, न्यायालय भी है। यदि आपका मुकदमा चल रहा है तो आप कोर्ट से पूछ सकते हैं आरटीआई के माध्यम से कि मेरे जो मुकदमे की क्या स्थिति है, उसको आप आसान शब्दों में
क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो माध्यम, चाहे ऑफलाइन, या आप पेश होकर के भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला बिंदु है केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो है आरटीआई सूचना विभाग जो है सूचना आयोग बना हुआ है, राज्य स्तरीय हर राज्य में भी सूचना आयोग बना हुआ है, ठीक है। यदि आपको केंद्र से संबंधित कोई सूचना चाहिए, केंद्र सरकार की या किसी केंद्रीकृत जो है कंपनी की या विभाग की, जैसे रेलवे है केंद्रीकृत है, ठीक है, इसकी सूचना तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और वहां पे एक केंद्रीय स्तर पे सूचना आयोग बना हुआ है। यदि आप किसी राज्य विशेष की सूचना चाहते हैं, राज्य विशेष के किसी विभाग की सूचना चाहते हैं, तो वहां के लिए जो है स्टेट स्तर पे, राज्य स्तर पे सूचना आयोग का गठन किया गया है। अगला बिंदु है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप ऐसी कोई सूचना यदि मांगते हैं, जैसे कि ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था और ये टेक्नोलॉजी अब तक कितने चरणों की थी, ये टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में हमें उपलब्ध कराया जाए, तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप आयुध संबंधी, जैसे जो वारहेड हैं हमारे, जो भी मिसाइल्स हैं, उनके बारे में आप जानकारी लेते हैं तो वो उससे भी मना किया जा सकता है। इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत उसमें मना किया गया है कि यदि कोई सामरिक हित, जैसे सामरिक का मतलब यही है सैन्य हुआ या विदेशी संबंध उससे प्रभाव पड़े, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सूचना नहीं दे सकता है वो विभाग। आप रक्षा मंत्रालय से मांगते हैं कि मिसाइलें कहां कहां तैनात हैं, किस स्थिति में है, तो ये सूचना देने के लिए वो विभाग, रक्षा मंत्रालय बाध्य नहीं है, क्योंकि इससे जो है देश के सामरिक स्थिति पे सुरक्षा जो ढांचा है उस पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है। आप ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें जनहित छुपा हो, जिनमें जो है एक तरह से पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, वो सवाल आप पूछ सकते हैं किसी भी विभाग से, ठीक है। उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य मैं कम शब्दों में बताऊं तो पारदर्शिता लाना, ठीक है, कि कार्य कैसे हो रहा है, ठीक है, कार्य की स्थिति क्या है, जो किसी भी विशेष विभाग विशेष में कार्य प्रणाली कैसी है, कैसे कार्य होता है, वो आप पूछ सकते हैं। जवाबदेही, जब आप जैसे किसी ने आवेदन किया कि मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत उन्होंने जो है आवेदन कर दिया है, या उन्होंने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है, उसका पता नहीं है, कई साल बीत गए हैं, उस आवेदन की स्थिति उनको नहीं पता है, उसके लिए भी वो आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी आरटीआई के माध्यम से उस विभाग से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आप फाइल की जमा किए हैं उसके बारे में आप उसी विभाग से पूछ सकते हैं। इससे जवाबदेही तय होगी, उसी विभाग से पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई खरंजा वगैरह लगा हुआ है, रास्ता बना है, उस रास्ते पे जो है यदि वो 1.5 किलोमीटर बोर्ड लगा दिया गया कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता बन करके तैयार हो गया, लेकिन बना वो 1 किलोमीटर, यानी आधे किलोमीटर की घपलेबाजी हुई है, तो आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं कि इस जो है इस मेरे गांव में ये जो मार्ग बना है, मुख्य मार्ग ये जो भी मार्ग है बना है, इसकी लंबाई कितनी है और ये कितनी लंबाई तक बना हुआ है, और इसमें लागत कितनी है, इसमें की गुणवत्ता कितनी है, इसके ठेकेदार कौन थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप जान सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। ये सबका अधिकार है, एक एक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। जो व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता है उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, इतना अधिकार हमको प्राप्त है, इसके बारे में आपको अवश्य ही जानना चाहिए, ठीक है। इससे जवाबदेही तय हो जाएगी। जब मैं आपको मार्ग वाली बात बता रहा हूं कि यदि आपको कार्य ठीक से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है या कार्य हो चुका है, उसमें आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो आप आरटीआई के माध्यम से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। नागरिकों को सशक्त बनाना यानी हर व्यक्ति सशक्त मजबूत बने, ठीक है। मजबूत बनने का मतलब यह है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके द्वारा जो चुनी गई सरकार है उससे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपके द्वारा संबंधित जिले में या मेरे जिले में जो विधायक निधि है या सांसद निधि है उसके अंतर्गत कितने रुपए का कार्य हुआ है और कितनी राशि अभी बची हुई है, और ठीक है, आप उसका विवरण बिल्कुल मूल रूप में विवरण आप जान सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करें तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, यानी जब इस तरह से हर व्यक्ति नजर बनाए रखेगा, ये सूचना मांगने का मतलब ये हुआ कि उस पर हर व्यक्ति की नजर है, या जो व्यक्ति जागरूक है, ठीक है, संवेदनशील है, वो मांग रहा है सूचना, तो ऐसे यदि हर व्यक्ति हर गांव में हो जाए, तो हर मोहल्ले में हो जाए, तो लोगों में अपने आप भ्रष्टाचार की कमी हो जाएगी, लोग भ्रष्टाचार करने से डरने लगेंगे, क्योंकि जवाबदेही तय होगी कि कौन बनाया, ठीक है।
यदि मार्ग पूरा नहीं बना हुआ है, आधा किलोमीटर का घपला कर दिया गया, तो आधा किलोमीटर का घपला की जवाबदेही बनाने वाले की होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह से जवाबदेही भी तय हो जाएगी। ठीक है, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आगे अगला पॉइंट है लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, यानी हमारा आपका कर्तव्य तब केवल वोट बैंक या एक वोट देने तक नहीं रह जाएगा, हमारा जो भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ जाएगी। हम एक तरह से सिस्टम के हिस्से, जो सक्रिय हिस्से बन सकते हैं इस माध्यम से। ये इतना हमारा बड़ा अधिकार है, ये समझ लीजिए। मेरे समझ में तो ये आता है कि आज के दौर में ये इससे बड़ा हमारा अधिकार है ही नहीं। जो वोट का अधिकार है उससे भी बढ़ के ये अधिकार, सूचना का अधिकार। इस तरह से आप सरकार पे, चाहे किसी विभाग पे या किसी संस्था के बारे में जान सकते हैं, उस पर नजर बना सकते हैं, उसकी कमियां, उसमें भ्रष्टाचार, उसकी जो कार्यशैली प्रणाली सब जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन यदि आप करते हैं, आवेदन करने का माध्यम दो है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, मैं आगे आने वाले समय में आपको शीघ्र ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस समय देखते हैं कि क्या क्या बातें हमें आवेदन करते समय ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं आवेदन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों में आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जो संस्थान से आप या जिस संस्थान से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, सूचना मांगनी है, उसका स्पष्ट नाम, उस विभाग का स्पष्ट नाम, उस विभाग, उस जो संबंधित विभाग के स्पष्ट नाम से आप लेटर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है जानकारी आप क्यों जानना चाहते हैं, यह बताना आवश्यक नहीं है। यह जानकारी आप किस लिए मांग रहे हैं, यह आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना लेटर में यह आपको विवरण देने की आवश्यकता है। केवल आप सीधे सीधे प्रश्न करेंगे। जैसे कि यदि कहा जाए कि आपका आवेदन, अगर आपने आवेदन कर दिया है और आप जानना चाहते हैं कि आवेदन की स्थिति क्या है, तो सीधे लिखेंगे कि हमने फला डेट को आवेदन किया था। जैसे कि मैं बोलूं कि 20 सितंबर 2022 को मैंने आवेदन पत्र दिया था मृतक आश्रित या अनुकंपा नियुक्ति के लिए, मेरे आवेदन की इस समय स्थिति क्या है। सीधे सीधे आप उसमें कोई विवरण या कोई भी कथा, आप कहानी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न करेंगे। बिंदुवार, आपको जितने भी जो है प्रश्न पूछने हैं, एक एक बिंदु से आप नंबर 1 नंबर 2 करके आप प्रश्न सीधे सीधे वन लाइनर पूछ सकते हैं। तीसरा है सूचना 30 दिन के भीतर ना मिलने पर आप अपील कर सकते हैं। आप यदि आपको सूचना, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सूचना आपको 30 दिन के भीतर संबंधित विभाग को देनी ही है, नहीं तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। वो 25,000 से लेके लाखों तक है। ठीक है साथियों, इसमें ये 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तब भी, तो आपको 30 से 45 दिन के भीतर पहली अपील करने की समय अवधि है। 30 से 45 दिनों के भीतर आप जो है अपील कर सकते हैं। यदि आपकी पहली अपील करने के बाद भी सूचना मिलती है या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या मिलती ही नहीं है, तो आपको 3 महीने के भीतर, 90 दिन के भीतर आप दूसरी अपील करने का आपके पास समय रहेगा। ठीक है, और ऐसा चांस बहुत कम आता है क्योंकि इसमें कोई भी विभागाध्यक्ष हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, जिसकी जवाबदेही होती है, वो शीघ्रातिशीघ्र आपको सूचना उपलब्ध कराएगा, इसमें दो राय नहीं है, नहीं तो उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जानकारी आप चाहते हैं उसका सीधा प्रश्न करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो जानकारी आप चाहते हैं उसका सीधा प्रश्न। याद, आपको 10 बातें पूछनी है तो आप 10 लाइन में बिंदुवार 1 2 3 4 5 करके आप अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है, कहानी नहीं लिखेंगे। अगला बिंदु, आवेदन करते समय उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे। जो भी आवेदन आप यदि ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे ताकि भविष्य में वो काम आए। यानी यदि आप पहली अपील या दूसरी अपील की स्थिति बन रही है तो वो उसमें आप लगा करके भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरी अपील करेंगे तो ऐसे ही कर देंगे, आपको उसकी कॉपी, पहले जो आपने आवेदन किया था, आपने पहली बार मांगा था जो जानकारी, उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगला बिंदु, आवेदन करते समय निश्चित प्रारूप में आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूं, आपको निश्चित प्रारूप में आवेदन जो है भरना होगा, आवेदन करना होगा। ठीक है, और 10 रुपए का स्टाम्प। यदि वो बीपीएल, आप बीपीएल श्रेणी में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। यदि आप बीपीएल से ऊपर हैं तो आपको 10 रुपए का स्टाम्प देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में। और आवेदन का माध्यम बात करें तो आरटीआई ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन, दोनों मोड है। ठीक है, दोनों मोड है। ये जो व्यक्तिगत प्रस्तुत होकर भी मांगा जा सकता है, लेकिन आसान क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है साथियों, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जैसे मेरे पास बहुत लोगों के जो है कमेंट आते हैं, प्रश्न आते हैं कि हमारे जो है बात को, हमारे आवेदन पे विभाग कोई विचार नहीं कर रहा है। तो मैं आपके लिए एक कहानी बताता हूं। ये सच्ची कहानी है, 2021 की है ये कहानी। ये महाराष्ट्र के लातूर जिले की है, महाराष्ट्र के लातूर जिले की है। ये किसान हैं हरमंत कांबले, 55 साल के हरमंत कांबले। उन्होंने अर्जी लगाई थी
उन्होंने अर्जी लगाई थी कि हमारे खेत में कुआं खोद जाए। अर्जी लगाई तो उसके बाद जो है उनको पता चला कि हमारे जो है हमारा कुआं जो है, जब वो विभाग को अब अर्जी दिए, प्रार्थना पत्र दिए कि हमारे खेत में कुआं खोद दिया जाए ताकि हम खेती बाड़ी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो विभाग द्वारा बताया गया कि 5 साल पहले ही 75,000 रुपए जो है कुआं खुदाई के लिए आपके नाम से जारी हो चुका है। अब एक कांबले जी घबरा गए कि भाई कुआं तो खुदा नहीं, ये पैसा आखिर कौन खा गया। तो ये फर्जी दस्तावेज लगा करके उनके गांव के लोगों ने ही, गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने ये पैसा हड़प लिया था। अब उन्होंने क्या किया कि आरटीआई किया। आरटीआई के माध्यम से उन्होंने कहा कि हरमंत कांबले नाम के किसान के खेत में 5 साल पूर्व एक कुआं खुदा है, ठीक है। वो कुएं की स्थिति क्या है बताया जाए, ठीक है। वो कुएं की स्थिति क्या है बताया जाए। तो वहां पे खुदा है या नहीं खुदा है उस स्थिति उसको क्लियर किया जाए। तो इसके बाद जो है उस विभाग के द्वारा बताया गया कि हाँ कुआं खुद चुका है, ठीक है। तो जब जवाब आ गया आरटीआई का जवाब आने के बाद हरमंत कांबले जी उस जवाब को लेकर के थाने पे चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं अपने गांव के। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कहते हैं कि हमारा कुआं खो गया है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, ठीक है। पुलिस परेशान कि कुआं कैसे खो गया। तो वो दिखाते हैं कि देखिए दस्तावेज है हमारे पास, आरटीआई के माध्यम से हमने मंगवाया है कि कुआं था तो कुआं है कहाँ, ठीक है। कुआं खुदा था तो है कहाँ। तो इस प्रकार अब पुलिस ने छानबीन शुरू की। तो जो संबंधित विभाग था वो आनन फानन क्या किया, कुआं खोद देता है और इस प्रकार से उनका काम बन जाता है। तो ये तो रही कुएं की बात। अब आप लोगों में से बहुत लोग फाइलों के लिए परेशान हैं। जब कुआं खुद सकता है आरटीआई के माध्यम से तो आपकी फाइलें क्यों नहीं जो है आगे बढ़ सकती हैं या फाइलों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है साथियों। उम्मीद मत हारिए, ठीक है। बस हम आप जागरूक नहीं हैं, जागरूकता का हमारे अंदर अभाव है। इसलिए जो हमारे ही समाज से जो किसी भी विभाग में किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं वो हमारा सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं। ये नियम जो सूचना का अधिकार है बहुत ही मजबूत है और इसमें बहुत बड़ा अधिकार हम लोगों को दिया गया है। बस इस अधिकार को उपयोग करना जानिए, ठीक है। और इसका जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो तरीका रहेगा मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार साथियों, जय हिंद।